सेव जबलपुर लंग्स की मुहिम के तहत टेलीकॉम फैक्ट्री की ग्रीनरी को बचाने के लिए रोटरी क्लब ऑफ जबालीपुरम, जबलपुर पर्यावरण संरक्षण मंच, रायटाउन स्टेडियम परिवार समेत अन्य सामाजिक संगठनों के द्वारा रानीताल से पर्यावरण संरक्षण जागरूकता रैली निकाली गई। रानीताल से शुरू हुई रैली में शामिल लोगों ने बैनर पोस्टर के माध्यम से टेलीकॉम फैक्ट्री की ग्रीनरी को बचाने के लिए सभी से संगठित होने का आह्वान किया। इस पर्यावरण जागरूकता रैली का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि जो टेलीकॉम की फैक्ट्री के अंदर का जो 70 एकड़ जंगल है, जो ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है पूरे जबलपुर के लिए, जो कि जबलपुर में जो नीचे जाता हुआ जल स्तर है उसको बचा के रख सकता है, जो जबलपुर की एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छी रख सकता है, यहाँ के पर्यावरण को सुरक्षित रख सकता है। तो PNT फैक्ट्री है, अगर आप देखें बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, तो ये प्रयास यही है कि इसको ऐसे संरक्षित किया जाए और इसके अंदर आप कुछ और ग्रीन चीज़ें जैसे कि ग्रीनरी प्रिजर्व करके बिना कुछ डैमेज किए आप कुछ अच्छा पार्क, मैं तो कहता हूँ एक ज़ू टाइप भी बना सकते हैं जहाँ पे पब्लिक आएगी, बच्चे आएंगे और हरियाली भी मेंटेन रहेगी और हमारा एनवायरनमेंट भी मेंटेन रहेगा। दूसरा उद्देश्य इस रैली का यही है कि इससे हम सबको ये मैसेज जाना चाहिए कि हमें पेड़ ज़रूर लगाने चाहिए। हमारे आज के लिए अपना टाइम तो निकल गया, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए ख्याल करते हुए हमको जितना हो सके पर्यावरण के साथ चलें, पेड़ लगाएं और जो भी बाकी चीज़ें हैं वाटर का हार्वेस्टिंग वो सब भी करें। कि BSNL की जो 70 एकड़ भूमि शहर के बीचों बीच पड़ी है उसका समर्थन शहर की विभिन्न संस्थाओं ने किया है। रायटाउन स्टेडियम परिवार ने, रोटी परिवार ने, सक्षम परिवार ने और ना जाने कितनी ऑर्गेनाइजेशन ने इस मामले में सपोर्ट किया है। आज हम लोगों ने सब लोगों ने एक वॉकिंग यात्रा निकाल के संदेश दिया है। आप सब जनता का कार्यक्रम है, जनता जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेगी उतना ज़्यादा गवर्नमेंट का ध्यान, सरकार का ध्यान इस ओर जाएगा, क्योंकि ये वास्तव में प्राणवायु देने का प्रमुख स्रोत है। जबलपुर के अंदर इसमें हजारों पेड़ हैं जिससे कि हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो ये एक अमृत अभियान है, इसमें सबको मिलकर साथ में देना पड़ेगा। टेलीकॉम फैक्ट्री में लगे हरे भरे पेड़ों को ऑक्सीजन प्लांट कहा जा रहा है और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से इस ऑक्सीजन प्लांट को बचाने के लिए विभिन्न संगठनों के द्वारा जागरूकता रैली निकालकर सभी को जागरूक किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग रैली में शामिल रहे। रानीताल से शुरू हुई रैली टेलीकॉम फैक्ट्री के गेट के सामने से होकर यादव कॉलोनी होती हुई वापस रानीताल में समाप्त हुई। देश की स्वतंत्रता की वर्षगांठ के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत देश के सभी नागरिकों से घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लहराने की अपील की जा रही है। इसी कड़ी में जबलपुर पुलिस ने रविवार को पुलिस लाइन से तिरंगा बाइक रैली निकाली। इस बाइक रैली में SP आदित्य प्रताप सिंह सहित पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पुलिस अधिकारी बाइक पर तिरंगा लहराते हुए और भारत माता की जय जयकार करते हुए निकले और लोगों को देशभक्ति का संदेश दिया। पुलिस महानिरीक्षक अनिल सिंह कुशवाहा ने पुलिस लाइन से तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान शान का प्रतीक है। देशवासियों ने लंबी गुलामी और संघर्ष के बाद स्वतंत्रता हासिल की है। हमें इस स्वतंत्रता को सहेज के रखना है, इसलिए देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह आज़ादी की इस वर्षगांठ पर तिरंगा जरूर लहराए। हमने ये तिरंगा जो है हजारों साल की गुलामी के बाद पाया है और इसी तिरंगे के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी है। हमें तो सिर्फ सहेज के रखना है और हम इसको सहेज के रखेंगे अच्छे से अच्छे। आज ये संदेश दे रहे हैं कि हर घर में, हर व्यक्ति के घर में होना चाहिए तिरंगा झंडा लगना चाहिए। ये बताना कि हमारा देश के प्रति हमारा समर्पण है और ना अपनी बताना है बल्कि अंदर भाव भी होना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये रैली जो है पुलिस की रैली निकाली जा रही है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज जबलपुर पुलिस के सभी ऑफिसेज, सभी थानों पे तिरंगा आज से लहराया जा रहा है और उसके अलावा आज बाइक रैली निकाली जा रही है जो शहर के प्रमुख चौराहा से होते हुए निकलेगी, जिसमें हमारे सभी ऑफिसर्स और IG साहब के मार्गदर्शन में ये रैली निकाली जा रही है। तिरंगा बाइक रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान तिरंगा थामे पुलिस अफसरों और विभाग के कर्मचारियों ने देशभक्ति का संदेश देते हुए भारत माता के जयकारों का उद्घोष किया। तिरंगा बाइक रैली का समापन पुलिस लाइन में हुआ।
ईसाई महासभा द्वारा सिविक सेंटर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में स्वतंत्रता दिवस के पूर्व तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी कड़ी में सर्व ईसाई महासभा द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल रहे। हाथों में तिरंगा लिए लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। देशभक्ति के मधुर गीतों पर जोश के साथ निकाली तिरंगा यात्रा में समा बांध दिया। ईसाई समुदाय की इस तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने कहा कि देश की तरक्की में कंधे से कंधा मिलाकर ईसाई समुदाय हर पल देशभक्ति के जज्बे के साथ खड़ा हुआ है। अमन, चैन, एकता, भाईचारा इस देश में बना रहे, उसी के लिए हम लोग इस तिरंगा यात्रा को निकाल रहे हैं, ताकि हर एक जन आपस में एक दूसरे को प्रेम के साथ में भाईचारे के जीवन में जी करके एक दूसरे की सहायता का कारण बने और इस बात को ध्यान रखें कि हम सब भाई भाई हैं, हम सब एक हैं, हम सब भारत के वासी हैं और इस भारत के देश के लिए हम तरक्की और उन्नति के लिए हमेशा प्रार्थना में लगे रहते हैं और प्रार्थना में हमेशा इसके तरक्की के लिए हमेशा हमारा सहयोग बना रहे, यही हम प्रदर्शन करना चाहते हैं। ईसाई समुदाय की इस तिरंगा यात्रा में शहर भ्रमण करते हुए देशभक्ति की अलग जगा दी। ईसाई महासभा के सदस्यों का कहना है कि देश की आन बान और शान के प्रति, तिरंगे के प्रति उनकी गहरी आस्था और श्रद्धा है, जो हरदम कायम रहेगी। आधारताल जयप्रकाश नगर कॉलोनी में रहने वाले करीब 3000 परिवारों की मुसीबत कम होती दिखाई नहीं दे रही है। करीब 40 वर्षों तक निवास करने के बाद भी मकान मालिकों के नाम खसरे में दर्ज नहीं है, यानी जिला प्रशासन के राजस्व रिकॉर्ड में जयप्रकाश नगर नाम की कोई कॉलोनी है ही नहीं। जयप्रकाश नगर के हजारों निवासी वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं कि भू राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम दर्ज कराए जाएं, लेकिन इनकी ये मांग अब तक अधूरी है। इसी समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें निर्णय लिया गया कि जल्द ही इस मांग को लेकर सघन आंदोलन शुरू किया जाएगा। क्षेत्रवासियों का कहना है कि उनके द्वारा लगातार यह मांग जिला प्रशासन के सामने और सरकार के सामने रखी जा रही है, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हो पाई है। जयप्रकाश नगर के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आए दिन भू माफिया यहाँ पर परेशान करते हैं, क्योंकि उसमें खसरे में कहीं कहीं अभी भी यानी जो भूस्वामी है किसान, उसका नाम आ गया है, जबकि 80 से 86 के लगभग किसान का नाम था। उसके बाद में ये मालूम नहीं किस त्रुटि के कारण किसान का नाम उसमें से हटा दिया गया है। जबकि जयप्रकाश कॉलोनी में जितने निवासरत हैं, उन्होंने पूरा सोसाइटी के द्वारा जो भी उन्होंने कागजात दिए हैं, पक्के कागजात दिए हैं, पैसा दिया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग आकर के धमकाते हैं कि इसमें ये हमारा कब्जा है, हमारी ज़मीन है, खतरा में हमारा नाम है, इतने रुपए दो और हमारा रजिस्ट्री हम करा देंगे। उसी संदर्भ में लेकर के यहाँ पे आज मीटिंग हुई है कि सभी लोग अपनी अपनी नाम खतरे में चढ़वाएं और जो प्लाट है वो किस नंबर का प्लाट है, वहाँ पर कौन उपस्थित है, इसका सर्वे करके कलेक्टर साहब से भी मीटिंग हो चुकी है। उन्होंने यही कहा है पहले हम सर्वे करके ये मालूम हो जाए कि यहाँ कितने लोग और कितने प्लाट में कौन कौन काबिज है। ये सारी जानकारी एकत्रित करके इसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें जो यहाँ रहवासी है 40 साल से रह रहा है, उनका खसरे में नाम हो और उनकी रजिस्ट्री हो, इसी को लेकर के यहाँ मीटिंग हो। करीब 2,500-3 हज़ार परिवार घर बने हुए हैं सोसाइटी में, और उनकी समस्या ये है कि आज के समय में उनका नाम, सोसाइटी का नाम, जयप्रकाश गृह निर्माण सोसाइटी का नाम, जो कि 90 के दशक में चढ़ा हुआ था, खसरे में दर्शाया जा रहा है, जिसकी हमारे पास सर्टिफाई कापी भी है, परंतु आज के समय में उसको विलोपित करके किसी अन्य लोगों के नाम दर्शाए जा रहे हैं, जिससे कि सोसाइटी के सारे लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। अन्य लोग आके उसमें दावा प्रस्तुत करने लग जाते हैं। हम लोग 30 से 40 साल वर्षों से रह रहे हैं, केवल राजस्व विभाग खसरे में नाम न होने के कारण से हम सब लोगों पर बड़ा डर भय समाया हुआ है, जिसको हम आग्रह करेंगे प्रशासन से कि वो इस भय को हम लोगों को दूर करे, भय मुक्त करे और हम लोगों के सबके नाम। जयप्रकाश नगर के निवासी विगत 40 वर्षों से निरंतर अपने निवास पे वास कर रहे हैं, पर 1986 के बाद गृह निर्माण समिति विलोपित हो गई, सरकारी रिकॉर्डों से विलोपित कर दी गई,
बाद में उसमें पुनः किसानों के नाम दर्ज होने के बाद यहाँ के रहवासियों के साथ छल जैसा व्यवहार हुआ। यहाँ के रहवासियों को किसानों से दोबारा रजिस्ट्री कराने का एक कुचक्र चला और जिसमें भूमाफिया और लैंड माफिया पूरी तरीके से सक्रिय रहे। आज विगत 4 महीने से सभी जयप्रकाश नगर वासी सेक्टर 1, सेक्टर 2 और उनसे लगे हुए क्षेत्र के निवासियों ने एकजुट होकर जब प्रशासन से चर्चा की, कलेक्टर महोदय से आश्वासन मिला, एसडीएम महोदय को निर्देश मिले थे कि वो सर्वे कराकर इसका, चूंकि अब वो खसरे में किसानों के रिकॉर्ड दर्ज है तो उसको भूल सुधार के ये भूल त्रुटि सुधार की जाए, एक्चुअल पोजीशन में जो निवासी जहाँ निवास कर रहा है उसको वहाँ दर्ज किया जाए। ये माननीय कलेक्टर महोदय ने एसडीएम से कहा था। जयप्रकाश नगर वासियों की ये जो वर्षों पुरानी मांग है कि उनको एक्चुअल मूल खसरे में दर्ज किया जाए और उनको वास्तविक स्थिति में आज जो वो वहाँ निवास कर रहे हैं उनको उसका अधिकार मिले। मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सीलिंग की जमीन को सीलिंग मुक्त कराई जाने के बाद किसानों के नाम पर दर्ज कर दिया गया है और तब से लेकर यह विवाद लगातार चल रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि जिन लोगों ने जीवन की जमा पूंजी से जमीन खरीद कर मकान बनाए हैं, उनके नाम खसरे में कब तक चढ़ पाएंगे। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से संत निरंकारी मिशन द्वारा 1-1 अभियान के तहत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके तहत रेलवे स्टेशन के पास इंदिरा मार्केट स्थित रेलवे स्कूल मैदान, मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल परिसर एवं धनवंतरी नगर में सेवादारों के द्वारा पौधारोपण किया गया। संत निरंकारी मंडल के सेवादारों ने बताया कि वर्ष 2021 में इस अभियान की शुरुआत हुई थी और 1-1 परियोजना के प्रथम चरण में संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 1.5 लाख पौधों का रोपण किया गया। साथ ही निरंकारी भक्तों द्वारा इन वृक्षों की निरंतर देखभाल भी की गई, जिसके परिणाम स्वरूप इन वृक्षों के समूह में इतना अधिक विस्तार हुआ कि अब वह एक लघु वन का रूप ले चुके हैं। 1-1 संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के आज 600 लगभग ऐसे जिसको कहते हैं अर्बन ट्री क्लस्टर, छोटे छोटे जंगल शहरों के अंदर, ये एक प्रोजेक्ट संत निरंकारी मिशन ने चालू किया। आज यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिकल में ये हमारा तीसरा प्रोजेक्ट है। ये ऑलरेडी 2 हम कर चुके हैं, सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3, सीज़न 4। ये कोविड काल के बाद जब ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई थी तब से ये शुरू हुआ है 2021 से। तो हर सीज़न में होता है बारिशों में, और हमारे साथ मेडिकल हॉस्पिटल के भी ये सब खड़े हैं और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के मदद से बहुत अच्छा यहाँ अभियान हुआ। हमने करीब 100 पेड़ लगाए हैं, जो सही मौसम है पेड़ लगाने का, और बड़े होकर सबको यहाँ बच्चे जो स्कूल के खेलते हैं उनको छाया भी देंगे और कॉलोनी में ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन का कि उन्होंने ये शुभ काम आज किया है। पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान रेलवे और मेडिकल हॉस्पिटल का स्टाफ भी मौजूद रहा। बदलते दौर और नई नई टेक्नोलॉजी के साथ अध्ययन अध्यापन के तरीके भी बदल रहे हैं। शिक्षा हासिल करने के इन्हीं साधनों में शामिल है दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन, और दूरस्थ शिक्षा के तहत छात्रों को या नौकरी पेशा लोगों को अध्ययन की सुविधा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान की जा रही है। जबलपुर स्थित इग्नू के रीजनल सेंटर में छात्रों एवं अन्य लोगों के लिए कुछ नए कोर्सेज शुरू किए गए हैं, जिसके बारे में इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक विवेक श्रीवास्तव ने जानकारी दी। इग्नू के पास 320 से अधिक पाठ्यक्रम हैं और कुछ पाठ्यक्रम लगातार इग्नू समय की आवश्यकता के अनुसार छात्रों के लिए अपडेट करता है, नए प्रोग्राम लॉन्च करता है। तो उनको आज की चर्चा में हम लोगों ने मुख्यतः सोचा था कि आपके साथ सबके साथ शेयर करेंगे। जैसे MBA HR फिनांस और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एक नया फील्ड अभी हमने MBA के स्पेशलाइजेशन में लॉन्च किया है। MBA एग्री बिजनेस जैसा नया पाठ्यक्रम अभी इसी सत्र से शुरू हो रहा है। MSc होम साइंस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट नया पाठ्यक्रम लॉन्च हो रहा है। MBA हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर अब हम सभी के लिए ओपन करके MBA हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट शुरू कर रहे हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी ये नया पाठ्यक्रम आया है इस बीच में। भगवत गीता पर इग्नू ने नया पाठ्यक्रम लॉन्च किया है
और भगवत गीता वाले इस पाठ्यक्रम को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये पैरेलल डिग्री के लिहाज से ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एक बहुत सूदिंग और बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्षेत्रीय निदेशक के अनुसार कुछ कोर्सों में प्रवेश के लिए लागू पूर्व के नियमों में भी संशोधन कर प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिसका लाभ विद्यार्थियों को मिलेगा। सावन माह में कांवड़ यात्रा निकालने का भी विशेष महत्व है, लिहाजा भोले के भक्त नर्मदा तट ग्वारीघाट से कांवड़ में जल भरकर शिव मंदिर पहुंचते हैं और नर्मदा जल से महादेव का अभिषेक कर पुण्य फल की प्राप्ति करते हैं। इसी श्रृंखला में गुप्तेश्वर से नर्मदा सभा के शिव भक्तों ने ग्वारीघाट से कांवड़ यात्रा निकाली। कांवड़ यात्रियों ने बताया कि उनके द्वारा हर सावन मास में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है एवं नर्मदा जल से गुप्तेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया जाता है। मनोकामना कांवड़ यात्रा, तिरंगा में कांवड़ यात्रा। शिव भोले के भक्त अपनी मनोकामना की कांवड़ लेके उसमें नर्मदा जल लेके 8 किलोमीटर पैदल चल के सावन माह में भोले की भक्त अपने मन में श्रद्धा भाव से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रतिवर्ष कांवड़ यात्रा के आयोजन में बड़े उत्साह के साथ तन मन धन से शामिल होते हैं। कांवड़ यात्रा में शिव भक्ति के साथ ही देशभक्ति की भी झलक दिखाई दी। दरअसल कांवड़िये एक हाथ में कांवड़ और एक हाथ में तिरंगा झंडा लेकर चल रहे थे और उन्होंने लोगों को अपने घरों में तिरंगा लगाने का संदेश भी दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों से भारतवर्ष में भी आक्रोश व्याप्त है। इसी कड़ी में विजन जबलपुर संस्था के सदस्यों ने वंदे मातरम चौक सिविक सेंटर में विरोध प्रदर्शन कर सभा आयोजित करते हुए केंद्र सरकार से मांग की है कि वर्ष 1971 के इतिहास को दोहराते हुए बांग्लादेश में फंसे हिंदुओं की सुरक्षा करने की मांग की है। संस्था के सदस्यों ने बताया कि वर्ष 1971 में जिस बांग्लादेश को भारत ने आजाद कराया था, आज वहां पर बसे भारतवंशियों के साथ लूट, हत्या और बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। इसके कारण समस्त देश में आक्रोश व्याप्त है। बांग्लादेश में भारतवंशियों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, हिंदुओं के ऊपर हो रही लूटपाट, माताओं बहनों की इज्जत से खिलवाड़, ये तमाम चीज़ें जो बांग्लादेश में आज हो रही हैं, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत सरकार कड़े कदम उठाए, ये हमारी मांग है। आज पूरा विश्व देख रहा है कि उस बांग्लादेश को जिसको हमने आज़ाद कराया 1971 में, आज वही हमारे नागरिकों के ऊपर आंख उठा रहा है। हिंदुओं के जो मारा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इन तमाम चीज़ों पर यदि रोक नहीं लगती है तो भारत सरकार आक्रमण कर दे उस बांग्लादेश को, यही आह्वान कर रहे हैं। भारत माता की जय। संस्था के सदस्यों के अनुसार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए मोदी सरकार को ही कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। बारिश के मौसम में लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए जबलपुर नगर निगम प्रशासन ने भी शहर के अंतर्गत आने वाले सभी जर्जर भवनों पर सख्ती के साथ कार्यवाही करना प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में नगर निगम आयुक्त प्रीति यादव के निर्देश पर आज नगर निगम ने 40 साल पुराने अपने खंडर हो चुके दीक्षितपुरा उपरेनगंज स्थित नगर निगम के वाचनालय भवन को 2 जेसीबी मशीन लगाकर जमींदोज कर दुर्घटना की संभावनाओं को टाल दिया। इस भवन के आसपास से रोजाना सैकड़ों हजारों लोगों का गुजरना होता है। प्रीति यादव ने बताया कि नगर निगम के अधीन ऐसे जो भी भवन है जो खतरनाक और जर्जर स्थिति में है, उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित ढंग से नगर निगम गिराने की कार्यवाही कर रहा है। इस कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी प्रकार की जानमाल की हानि ना हो पाए। दीक्षितपुरा उपरेनगंज स्थित यह वाचनालय और भवन खंडर हो चुका था और यहाँ आवारा जानवर और मवेशियों का कब्जा था। करमचंद चौक से लेकर घंटाघर तक सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके लगाई जाने वाली दुकान यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई है। शहर के इस व्यस्तम चौराहे के आसपास जमे अतिक्रमण हादसों का सबब बन रहे हैं।
इनकी वजह से सड़क पर दिन में कई बार जाम लगता है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नगर निगम के अन्य क्रांति दल और यातायात पुलिस की मेहरबानियों से काबिज दुकानें राहगीरों के लिए दुखदाई साबित हो रही हैं। सवाल यह उठ रहा है कि जब सड़कों पर ही दुकानें लगाना है तो लोगों के मकान और दुकानें तोड़कर सड़कें चौड़ी क्यों की जाती हैं? कचनार सिटी की जर्जर और बदहाल सड़क राहगीरों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। विजयनगर अहिंसा चौक से कचनार सिटी तक की सड़क को करीब 3 करोड़ रुपयों की लागत से बनाया जाना था। इसके लिए नगर निगम ने टेंडर भी जारी कर दिया था। इस राशि में नाली निर्माण का काम भी शामिल था, लेकिन ठेकेदार ने कार्य ही शुरू नहीं कराया। निगम के अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते 1 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियों के निवासी परेशान हैं। कई राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता भी सड़क की दुर्दशा को लेकर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन जनता को राहत नहीं मिल पाई। संपत्ति क्रय विक्रय के नाम पर लोगों के रुपए हड़प करने वाले उजारपुरवा निवासी गुरुमूर्ति नामक एक युवक को लाडगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरुद्ध चेक बाउंस के एक मामले में न्यायालय ने वारंट जारी किया था, जिसके तहत पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की है। यादव कॉलोनी चौकी प्रभारी सतीश झारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी गुरुमूर्ति ने संपत्ति क्रय विक्रय के नाम पर कई लोगों से धोखाधड़ी की है। इसके खिलाफ लगातार लोग शिकायत दर्ज करा रहे हैं, जिसकी जाँच भी की जा रही है। गुरुमूर्ति राव नाम का व्यक्ति है, ये उजारपुरवा का रहने वाला है और इसने जो है काफ़ी लोगों से प्लॉट लेने के नाम पे जो है पैसे लिए थे। इसके जो है 138 के स्थायी वारंट भी पेंडिंग थे, उसमें कल गिरफ्तारी हुई है इसकी। और जो जिन लोगों ने इसमें शिकायत दी है, जिनके पैसे इसने लिया है, उन सब की शिकायतों की जाँच चल रही है। इसमें और भी लोग हो सकते हैं जिनसे इसने पैसे लिए हों, उस संबंध में ये बात उससे पूछताछ चल रही है। चेक बाउंस का जो मामला है कितने का है, क्या उस प्रकरण के बारे में जानकारी नहीं है। लगभग वो 3 लाख का बता रहा है और उसी का प्रकरण है जिसमें स्थायी वारंट थी, उसकी काफ़ी समय से वो केस नहीं हो रहा, तो उसमें से गिरफ्तार किया गया। इसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड इसका ये प्रॉपर्टी का काम करता रहा, लोगों के साथ जो है इसी तरह का छल करते रहा है पहले भी। इधर इसकी गिरफ्तारी की जानकारी लगने के बाद कई पीड़ित लाडगंज थाने पहुंचे, जिन्होंने गुरुमूर्ति के विरुद्ध उनसे लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने की शिकायत पुलिस से की है और इन शिकायतों की जांच कर FIR दर्ज करने की मांग पुलिस से की है। गुरुमूर्ति राव नाम है, JDA स्कीम नंबर 6 पर प्लॉट दिलाने के नाम पर इसने ठगा हुआ है। हमारे द्वारा 2,72,000, 2,72,000 टोटल 5,44,000 शुरू में इसने जमा करवाया। ये MP कंप्यूटर के नाम से, ये MP कंप्यूटर वालों का JDA से टाई अप है, ये पैसा JDA में जाएगा। ये जमा करवाया 5,44,000। फिर उसके 1 या 2 महीने बाद इसने 9 लाख रुपए के 4 किस्तों में 9 लाख रुपए जमा करवाए। टोटल 36 लाख और 5,44,000, 42,54,000 रुपये इसके द्वारा ठगा गया। पुलिस अब आरोपी के विरुद्ध आई शिकायतों की जांच में जुटी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और उसके विरुद्ध दर्ज कराई जा रही सभी शिकायतों की जांच कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। जबलपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोर घरों और दुकानों को लगातार निशाना बना रहे हैं। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात चोरों ने शहर के हृदय स्थल सिविक सेंटर में स्थित एक पान की दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने दुकान के शटर पर लगे तालों और कुंडों को तोड़कर पान की दुकान में प्रवेश किया और दुकान से महंगी सिगरेट के पैकेट और अन्य सामान चोरी कर ले गए। चोर CCTV कैमरों में भी कैद हुए हैं। घटना रात 3 बजे के बाद घटित होना बताई जा रही है। दुकान संचालक दिलीप चौरसिया ने बताया कि वह रात में दुकान बंद करके चले गए थे। जब वह दुकान पर पहुंचे तो उन्हें चोरी होने की जानकारी लगी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया है और जांच शुरू कर दी है। दुकान संचालक ने बताया कि चोर दुकान से लगभग 2 लाख रुपए का सामान चोरी करके ले गए हैं। अभी सुबह मॉर्निंग में आके खोल के देखा तो दोनों ताले मतलब उसको कुंदे काट दिए रहे
कुंदे काट के पूरा खोल के पूरा ये माल लेके चले गए। पूरा कम से कम 2 लाख रुपए का माल पूरी सेरेड है और नीचे रखा हुआ हमारा पाउच वाउच ये सब आइटम पूरा लेके चले गए। कितने बजे करीब की घटना हुई है? ये टीवी के अनुसार तो आ रहा है 3:30 और 4:30 के बीच में। कितने लोग थे टीवी में, कितने दिख रहे हैं? एक अंदर है फ़ोन में बात कर रहा है और एक आध दो बाहर होंगे। हैरत की बात यह है कि बीच शहर में चोरों ने चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया है। इस घटना से पुलिस की रात्रि गश्त पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर चोरों का पता लगाना शुरू कर दिया है। पुलिस CCTV वीडियो के आधार पर चोरों की पतासाजी करने का प्रयास कर रही है। गढ़ा थाना क्षेत्र के सिंगराहा मोहल्ले में रहने वाले 7 वर्षीय एक लापता बालक चीनू उर्फ फिराग सिंगराहा का शव रविवार को सुबह सूपाताल तालाब में पानी में उतराता मिला, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि शनिवार की शाम बालक अपने दादाजी अशोक सिंगराहा के साथ छुई खदान स्थित शिव शक्ति मंदिर दर्शन करने गया था, लेकिन वह मंदिर से अचानक लापता हो गया था, जिसके बाद बीती शाम से ही परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। बालक की मां ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत भी गढ़ा थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद से लगातार पुलिस भी उसकी तलाश में जुटी हुई थी। रविवार की सुबह तालाब में बालक का शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बस्ती के लोग और बालक के परिजन मौके पर पहुंच गए। इस घटना से परिजन सदमे में है। ये बच्चा कल अपने दादा के साथ वही शक्ति मंदिर घर से थोड़ा सा ऊपर है, वहां दर्शन के लिए उनके दादाजी के साथ गया और किस कारणवश उसका हाथ वगैरह छूट गया था और गुम गया। तो आधा घंटे बाद जब उसके दादाजी ने बताया कि बच्चा गुम गया है, तभी से हमारे यहाँ बस्ती के लोग सारे बच्चे लेडीज से भी सभी लोग ढूंढ रहे हैं और गढ़ा थाने में रिपोर्ट भी की है। और जब जानकारी हुई तो यहाँ पर उसकी अभी सुबह सुपा तालाब में बॉडी मिली है। उसका नाम सब लोग चीनू चीनू कहते हैं। मेरे घर के बाजू में, हम लोग सिंगरहाना मोहल्ला में रहते हैं और मेरे घर के बाजू उसका बच्चा है। तालाब में बच्चे का शव मिलने की जानकारी मिलते ही गढ़ा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने बालक के शव को तालाब से बाहर निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले में मर्ग कायम किया है।